नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ घर में कैद बूढ़ी माँ को 20 दिन बाद देखने पहुंची बहू बेटे ने ऐसा क्या देखा कि उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। बुजुर्गों के लिए भी एक वृद्धाश्रम होना चाहिए जहां बुजुर्ग अपनी पसंद का खाना बना सके, अच्छे से जीवन व्यतीत कर सके। मैं सही कह रही हूँ ना? बिरना से खुर्जा में अपने पड़ोस में रहने वाली कमला आंटी जी से ये बात कह रही थी तो कमला आंटी जी भी विमला जी की बातों में हाँ मिलाते हुए कहती हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आजकल के बच्चे अपने माता पिता को अपने साथ रखना ही नहीं चाहते हैं। इससे तो बढ़िया है कि माता पिता बूढ़े होते ही वृद्धाश्रम में चले जाएं। अपने घर में भरा पूरा परिवार होते हुए भी आजकल बुजुर्गों को घर के अंदर भी अकेलापन में ही जीवन काटना पड़ता है, क्योंकि कोई उनके साथ समय व्यतीत करना पसंद नहीं करता। वृद्धाश्रम में कम से कम अपने ही जैसे और भी साथी तो मिलेंगे जिनके साथ अच्छा समय व्यतीत हो जाया करेगा और जीवन के ये बचे कुचे दिन अच्छे से गुजर जाया करेंगे। विमला जी कहती हैं, यही तो सारी बात है। अपने बच्चे होते हुए भी एकांत में जीवन व्यतीत करना पड़ता है। एकांत में जीवन व्यतीत करना बहुत मुश्किल काम है। कहते कहते विमला जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह अपने आंसुओं को छिपाकर कमला आंटी जी से विदा लेकर अपने घर की ओर चल पड़ती है। मेरा नाम पूर्वी है। मैं भी वहीं खड़ी इन दोनों बुजुर्ग आंटी जी की बातें सुन रही थी और मुझे इन दोनों की बातें सुनकर बड़ा दुख भी हो रहा था कि आजकल बुजुर्ग कितने कष्ट में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। एक जमाना हुआ करता था जब बुजुर्ग घर की शान हुआ करते थे। उनकी मर्जी के बिना घर में एक पत्ता भी नहीं हिला करता था। घर का हर काम बुजुर्गों से पूछ पूछ कर ही हुआ करता था और अगर बुजुर्गों की मर्जी के बिना कोई काम किया भी जाता था तो वो चोरी छिपे से ही किया जाता था और इस बात को गुप्त रखा जाता था कि बुजुर्गों को इस बात का पता ना चले, नहीं तो घर में कोहराम मच आएगा। और आज ऐसा समय आया कि बुजुर्गों ही घर में डर डर कर रहना पड़ता है। विमला जी 20 साल से खुर्जा में रह रही थी। विमला जी की शादी 40 साल पहले महेंद्र जी से हुई थी। शादी के कुछ सालों बाद ही दोनों में झगड़े होने शुरू हो गए थे। कुछ साल तक तो दोनों ने साथ निभाया। दोनों को एक बेटा भी हो गया था। अपने बेटे का नाम उन्होंने गौरव रखा, किंतु बाद में झगड़े ज्यादा होने लगे तो विमला जी ने महेंद्र जी से तलाक ले लिया और अपने बेटे को लेकर अलग रहने लगे। विमला जी ने अपने बेटे की अकेले ही परवरिश की। उसका अच्छे स्कूल में एडमिशन कराया, फिर अच्छे स्कूल से उसको उच्च शिक्षा दिलवाई। पढ़ाई लिखाई पूरी होने के बाद गौरव की अच्छी कंपनी में जॉब लग जाती है। गौरव को अपने ऑफिस में ही काम करने वाली एक लड़की रिया पसंद आ जाती है। गौरव रिया के बारे में अपनी माँ विमला जी को बताता है तो विमला जी रिया से मिलती है, परंतु रिया उन्हें पसंद नहीं आती है। वे गौरव को साफ साफ कह देती हैं कि ये लड़की मुझे पसंद नहीं है, परंतु गौरव रिया से ही विवाह करने के लिए अड़ जाता है और हार कर विमला जी गौरव का विवाह रिया से कर देती हैं। रिया ससुराल में आते ही अपना रंग दिखाना शुरू कर देती है। ससुराल आते ही पहले घर की हर चीज का नाम रखना शुरू कर देती है। वह ऐसे दिखाना शुरू कर देती है जैसे कि घर की कोई भी चीज ठीक नहीं है। वे विमला जी से रखी हुई हर चीज की जगह बदल देती है। रिया शादी के बाद नौकरी छोड़ देती है, परंतु विमला जी डॉक्टर थी और एक हॉस्पिटल में जॉब करती थी। विमला जी सुबह को जॉब के लिए निकल जाती थी और शाम में लौटकर आती थी। विमला जी के पीछे सभी काम रिया को करने पड़ते थे, जिस बात पर तभी रिया को बहुत गुस्सा आता था, क्योंकि शाम को भी उसको अपनी सास के आने से पहले ही खाना तैयार करना पड़ता था। रिया को खाना बनाना भी अच्छा नहीं आता था, तो वह खाना भी उल्टा सीधा बनाकर रख देती थी, जो कि
विमला जी को पसंद नहीं आता था। ये बात भी रिया को अच्छी नहीं लगती थी कि मैं तो नौकरों की तरह घर का काम करूं और ये महारानी बनकर हॉस्पिटल में चली जाती हैं और मेरे बने खाने को नाम रखती रहती हैं। धीरे धीरे उसने गौरव के कान भरने शुरू कर दिए। कुछ दिन तक तो गौरव ने ध्यान नहीं दिया, पर कुछ समय बाद धीरे धीरे गौरव भी अपनी पत्नी की बातों में आने लगा। जब किसी इंसान की बुराइयां लगातार और बार बार किसी के कान में की जाती हैं, तो धीरे धीरे उसका असर दिखना शुरू हो जाता है। गौरव पर भी इसका असर दिखना शुरू हो गया था। अब विमला जी किसी बात पर अगर रिया को टोकती तो रिया पलट कर जवाब देने लगी थी और गौरव रिया को समझाने के बजाय इसका साथ देता था। उसकी हर बात को पानी देता था। जब कपड़े धोती तो अपने और गौरव के ही कपड़े धोती थी और विमला जी के कपड़े अलग निकाल देती थी। विमला जी ने जब देखा कि रिया उनके कपड़े नहीं धोती है तो उन्होंने अपने कपड़े खुद ही धोना शुरू कर दिया। उन्होंने इस बात को यह सोचकर इग्नोर कर दिया कि रिया के आने से पहले तो मैं खुद ही कपड़े धोती थी, अब भी मैं धो लूंगी, तो क्या फर्क पड़ जाएगा। धीरे धीरे छोटी छोटी बातों पर दोनों सास और बहू में मनमुटाव बढ़ता जा रहा था। एक दिन काम को लेकर रिया सास के साथ लड़ने लगी और उसमें अपनी सास को कई अपशब्द बोल दिए। सास ने भी एक दो बात बोल दी तो उसने घर में कोहराम मचा डाला। जब गौरव काम से वापस घर लौटा तो उसकी पत्नी ने उसके बढ़ चढ़कर कान भर दिए, जिससे गौरव को गुस्सा आ गया तो वह भी अपनी माँ को ही बातें सुनाने लगा। उसकी पत्नी ने सास से अलग रहने के लिए पैर पटक दिए तो गौरव भी उसकी बातों में आकर उसे लेकर जाने लगा। तो विमला जी ने उन्हें उसी घर में रहने के लिए कहा और विमला जी ने खुर्जा में उन्होंने कुछ समय पहले ही एक और घर खरीदा था। वह खुद उसमें रहने के लिए चली गई और वहां जाकर अकेली रहने लगी। विमला जी सुबह सवेरे उठकर स्नान करती, पूजा पाठ करती, फिर अपना नाश्ता बनाती, टिफिन तैयार करती, उसके बाद तैयार होकर हॉस्पिटल के लिए निकल जाया करती। शाम को थकी हारी घर आकर कुछ बनाने का मन करता है तो बना लेती, वरना जो भी रखा होता वही खा लेती और सो जाती। यही अब उनकी दिनचर्या बन चुकी थी। जिस दिन उनकी छुट्टी होती उस दिन अपने कपड़े धोती, मार्केट जाती और अपना बाकी का काम निपटा लिया करती थी। बेटे से फोन पर कभी कभी बात हो जाती थी, परंतु अब बेटा पूरी तरह से बदल चुका था। वो बस फोन पर ली सी बात करता था। फोन करना बस औपचारिक पूर्ण मात्र ही रह गया था। विमला जी अपने बेटे को कभी भी अपने सुख दुख के बारे में नहीं बताती थी। जब भी बेटा पूछता तो वो हमेशा यही कहती थी कि मैं ठीक हूँ। इसी तरह से उनका जीवन चला जा रहा था। धीरे धीरे समय गुजरता गया और इस घर में आए हुए विमला जी को 10 साल हो चुके थे। उनका रिटायर होने का समय भी करीब आ रहा था। आखिर एक दिन विमला जी रिटायर हो जाती हैं। रिटायरमेंट से पहले उनका समय हॉस्पिटल में अच्छी तरह व्यतीत हो जाता था, परंतु अब उनका दिल घर में नहीं लगता था। उनका समय अकेले में कटना मुश्किल हो गया था। धीरे धीरे करके रिटायरमेंट को भी 2 साल हो चुके थे। विमला जी पूरा दिन घर में अकेली रहती थी। कभी कभी घर से बाहर निकलती, अपने पड़ोसन से बात करती, अपने घर का थोड़ा बहुत सामान लाती, फिर अपने घर चली जाती। अब हर समय उनकी आंखों में आंसू रहने लगे थे। अकेलापन विमला जी को काट खाने को दौड़ता था, परंतु वो कर भी कुछ नहीं सकती थी, क्योंकि उनका बेटा और बहू उन्हें अपने साथ रखने के लिए तैयार नहीं थे। विमला जी इन 10 सालों में अपने बेटे के यहाँ एक बार भी नहीं गई थी। बेटे का घर विमला जी के घर से मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पर ही था, परंतु ये 20 किलोमीटर की दूरी दोनों माँ बेटे के बीच बहुत ज्यादा बन चुकी थी, जिसे पार करना बहुत मुश्किल हो गया था। इन 10 सालों में 1-2 बार ही बेटा उनसे मिलने गया था। मैं विमला जी के बगल वाले घर में ही रहती थी। मैंने उन्हें अक्सर खिड़की में बैठे हुए रोते हुए देखा था। मैंने उनके घर भी जाना चाहा, किंतु वह अपने घर का दरवाजा अंदर से बंद रखती थी। जब वह बाहर आती
तब भी मैं उसे बात करना चाहती थी, किंतु किसी न किसी कारण से कर नहीं पाती थी। वह काफी दुबली पतली नजर आने लगी थी। एक दिन जब मैंने उन्हें बाहर देखा तो बिना देरी किए उनके पास पहुंची और उनसे हालचाल जाना, तो फिर रोने लगी। मैंने उन्हें सांत्वना दी और कहा, माँ जी, आप चिंतित ना हुआ करें, मैं आपकी पड़ोसी हूँ। आपको किसी भी काम की जरूरत हो तो मुझे बुला लिया करें, मैं आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहूंगी। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा और कहा, नहीं बेटा, मैं सही हूँ, कभी लगेगा कि तुम्हारी मदद की जरूरत है तो तुम्हें बुला लूंगी। और ये कहकर वह अपने घर चली गई। मैं भी अपने काम के लिए चल पड़ी और 2-3 दिन बाद मुझे काम के सिलसिले में शहर से बाहर जाना पड़ा। विमला जी अपने घर में अकेली घूमती हैं, अपने सारे काम करती, मन घबरा जाता तो बाहर आ जाती, दिन में पड़ोसन से बात करती, फिर अपने घर में कैद हो जाती। एक दिन विमला जी का दिल अपने बेटे से बात करने को बहुत बेचैन हो रहा था। उनका बड़ा दिल कर रहा था। उन्होंने अपने बेटे को फोन किया, परंतु उसने फोन नहीं उठाया। कई दिन तक उन्होंने लगातार फोन किया, किंतु ना तो बेटे ने फोन उठाया और ना ही उसका फोन आया। कई दिन तक फोन करने के बाद उन्होंने फोन करना बंद कर दिया और अपने बेटे के फोन का इंतजार करने लगी। बेबस हर समय अब अपने बेटे के फोन का इंतजार करती रहती थी। बेटे के फोन का इंतजार करते करते उन्हें 3 महीने से ज्यादा हो चुके थे, परंतु बेटे का फोन नहीं आया। अब हर समय उन्हें रोना आता रहता था। मैं भी घर वापस लौट आई तो मैंने देखा कि विमला जी और कमजोर होती जा रही हैं। वे किसी से अब ज्यादा बात भी नहीं करती थी, गुमसुम सी रहने लगी थी। बेटे के फोन ना करने का सदमा विमला जी को अंदर ही अंदर खाया जा रहा था। वह किसी से कहती भी तो क्या कहती, जब खुद का बेटा और बहू बेशरम निकले तो वह बस इस सदमे को अंदर ही अंदर पिए जा रही थी। मैं भी उन्हें देखकर चिंतित हो जाती थी। उनके घर उनके पास जाना चाहती थी, परंतु वे घर का दरवाजा अंदर से बंद रखती थी। मेरा फिर से किसी काम से बाहर जाना निकल आया तो मैं वहां चली गई। इस बार मेरा काम ज्यादा दिन का था तो मैं 20 दिन के लिए बाहर चली गई, लेकिन 20 दिन बाद जब लौट कर आई तो देखा विमला जी इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी हैं। जब मुझे पता चला तो मैं अवाक रह गई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह इतनी जल्दी चल बसेंगी, लेकिन उनकी मौत का कारण जानकर तो मुझे बहुत बड़ा झटका लगा। उनकी मौत अंदर से तोड़ने वाली घटना थी। मैं सुनते ही घबरा गई, मुझे चक्कर आने लगे। मेरी आंखों के सामने विमला जी की तस्वीर उभर उभर कर आ रही थी। एक दिन विमला जी घर से काम के लिए थोड़ी देर घर से बाहर निकली तो उन्हें अपने पड़ोसन कमला जी मिल गई। कमला आंटी जी ने देखा कि आज तो विमला देवी जी बहुत ज्यादा थकी हुई, कमजोर लग रही है और उनकी आंखों से ऐसा लग रहा था कि वे बहुत ज्यादा रोई हैं। जब कमला आंटी जी ने इसका कारण उनसे जानना चाहा तो बातों बातों में ही विमला जी ने अपने दिल का सारा हाल कमला आंटी जी को बता दिया। तो कमला आंटी जी ने उन्हें सांत्वना दी और कहा कि सब ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत करो। कमला आंटी जी से बातें करके वे फिर से अपने घर आ गई और उस दिन भी हमेशा की तरह वे घर में अकेली थी। अपनी बेबसी और अपने हालात पर आंसू बहा रही थी। 3 महीने से ज्यादा गुजर चुकी थी, परंतु उनके बेटे ने उन्हें फोन ही नहीं किया था। यही बात उनके हृदय में तीर की तरह चुभी जा रही थी। जिस बेटे को उन्होंने जन्म दिया, पढ़ाया लिखाया, अपनी जवानी अपना जीवन उस पर निछावर कर दिया, आज उस बेटे के पास एक फोन तक करने का भी समय नहीं है कि अपनी अकेली माँ का हालचाल ही पूछ लिया जाए। वह रोती रही, उनका दिल बैठा जा रहा था। आज उनकी हिम्मत भी जवाब दे रही थी, मन घबरा रहा था। वह अकेले अपने घर में दीवारों के साथ समय बिताते बिताते अंदर से खोखली हो गई। वे काफी समय तक रोती रही। उनका गला सूख गया तो वह अपने बिस्तर से उठी और किचन में गई और गिलास में पानी भरकर किचन से वापस आ रही थी
तो उनका दिल भारी सा हो गया। चक्कर आए और वहीं अपने बिस्तर के पास जमीन पर गिर पड़ी और पानी का गिलास भी उनके ऊपर गिर पड़ा। उनके हाथ जवाब दे रहे थे। आंखों के आगे अंधेरा छाने लग रहा था। उनकी इतनी भी हिम्मत नहीं हो पाई कि उठकर अपने बिस्तर पर लेट जाए। वे पानी में ही पड़ी रही और अपनी बेबसी लाचारी पर उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। जन्म से लेकर बड़े होने तक की अपने बेटे की सारी यादें उनकी आंखों के सामने एक एक करके उभरने लगी। उनके दिल पर मानो कोई प्रहार कर रहा हो। धीरे धीरे उनकी आंखों के आगे काले घने साए का पहरा छा गया और वह हमेशा हमेशा के लिए इस माया रूपी संसार को त्याग कर चीर निंद्रा में लीन हो गई। उनको देखने वाला वहां कोई नहीं था। उनके घर का दरवाजा भी अंदर से बंद था। किसी को उनकी मौत की भनक तक ना लगी और विमला का मृत शरीर वहीं के वहीं पड़ा रहा। उसके कई दिन बाद बेटे ने माँ को फोन किया, परंतु फोन स्विच ऑफ आ रहा था। बेटा कई दिन तक फोन करता रहा, परंतु माँ ने फोन नहीं उठाया। फिर एक दिन बाद जब बेटा अपनी पत्नी के साथ माँ के घर पहुंचा और बाहर खड़े होकर डोरबेल बजाने लगा, परंतु कोई भी प्रतिक्रिया नहीं हुई। प्रतिक्रिया होती भी तो कैसे? वो माँ जो बेटे और बहू को बोझ लगती थी, इस नरकरूपी संसार को 20 दिन पहले ही छोड़कर जा चुकी थी। बेटे ने पड़ोसियों की सहायता से दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, परंतु जब गेट नहीं तोड़ पाए तो पुलिस को फोन किया। मौके पर पुलिस पहुंच गई और पुलिस गेट तोड़कर अंदर गई। अंदर प्रवेश करते ही सब ने अपनी नाक ढक ली, क्योंकि अंदर इतनी ज्यादा बदबू थी कि सबको उल्टियां लगने को हो गई थी। सब हिम्मत करके आगे बढ़े तो देखते ही सब भौचक्के रह गए। सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। सब एक दूसरे को देखने लगे। विमला जी जमीन पर मृत पड़ी हुई थी। उनका शरीर काला पड़ चुका था और उनके शरीर में कीड़ों ने जन्म ले लिया था। माँ को देख बेटे और बहू के भी होश उड़ गए। गौरव चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, माँ, अगर तुम्हें कोई दिक्कत थी तो मुझे फोन क्यों नहीं किया? मैं काम में व्यस्त हो गया था, इसलिए फोन नहीं कर पाया, पर तुम तो मुझे फोन कर सकती थी। मेरी माँ ना जाने कब से यहाँ बंद पड़ी हुई है। मैं पापी निकला, अपनी माँ को देखने तक नहीं आया। मेरा ना आने के कारण ये सब हुआ है। मैं आता जाता रहता तो ये सब ना होता। मेरी माँ का क्या हाल बना डाला मैंने। मुझे माफ कर दो माँ, मुझे माफ कर दो। गौरव रोने लगा। रिया भी रोने लगी। उसने अपने पति को संभाला। उनकी बॉडी को पैक कर दिया गया। फिर पुलिस अपनी कार्रवाई पूरी करने में लग गई। गौरव और रिया अपने किए पर बहुत शर्मिंदा थे। उन्हें बहुत पछतावा हो रहा था, किंतु अब पछताने से क्या होने वाला था? माँ तो चीर निद्रा से लीन हुए 20 दिन का समय हो गया था। एक माँ अकेली मृत शरीर के साथ घर में इतना समय पड़ी रही और स्वार्थी बेटे और बहू ने उनकी सुध ना ली। 20 किलोमीटर से आने से उन्हें 20 दिन का समय लग गया। आज मैं आई तो सुनते ही मेरी रूह कांप उठी। मुझे बड़ी बेचैनी हो रही थी। मैं सोच रही थी कि किस तरह इस बेचैनी को कम करूं, तो बस ये सब लिखने बैठ गई। लिखते लिखते भी ना जाने कितनी बार हाथों में कपन हुई, परंतु फिर भी लिखती गई। मुझे अब भी विमला जी को याद करके रोना आ रहा है। हमारा समाज किस ओर जा रहा है, न जाने ऐसी कितनी ही घटनाएं हमारे देश में हो रही हैं। मैं सभी बच्चों से हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि अपने माँ बाप को समय दो, उन्हें अकेला ना छोड़ो। मैं सरकार से भी अपील करती हूँ कि विमला जी की अंतिम इच्छा पूरी की जाए और बुजुर्गों के लिए वृद्धाश्रम का प्रबंध किया जाए, ताकि अगर बच्चे माँ बाप का साथ छोड़ दे तो वह वृद्धाश्रम में अपना जीवन आराम से व्यतीत कर सके। आप भी अपने बुजुर्गों के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं तो समय रहते अपनी गलती ठीक कर लीजिए। अपने बुजुर्गों को अकेला मत छोड़िए। समय हाथ से निकलने पर पछतावा होने के सिवा कुछ भी हाथ नहीं लगता है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल
योगी वॉइस को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।